ये है हमारा मेन कैरेक्टर नोआ अरारात, जो कि जस्ट अभी अभी 1111 पे रीइंकारनेट हुआ है। मेरे जैसे किसी गरीब के घर नहीं, एक महान राजा श्री 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 जोधा अकबर के घर में, जिसकी ऑलरेडी 1 दर्जन मतलब 12 औलादे हैं और ये बन चुका है 13वां प्रिंस। यार इन लोगों के पास कोई काम वाम नहीं रहता क्या? पूरा टाइम बस बच्चे ही पैदा करते रहते हैं। Daddy, chill. और भाई इसके लिए 1 दर्जन कम थे, जिसने 13वां भी ले आया। अब भरी सभा के सामने नोआ के स्टैट्स चेक किए जाते हैं, जिससे पता चलता है इसे वाटर मैजिक की पावर्स मिली हैं और इसीलिए किंग इसे अल्मेरिया गांव देते हैं, जहां ज्यादातर वाटर क्लैंस रहते हैं। पैदा होते ही नोआ का वाटर मैजिक एसएस लेवल पर पहुंच जाता है। ये देखकर सभा में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये बच्चा तो कमाल का है, बिल्कुल एनिमुची की तरह। तो ये मीरस किंगडम है, जो कि अरावली के पहाड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ लोग सुख और शांति से रहते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं, सब लोग खुश हैं, अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो अब हम समय में थोड़ा आगे चलते हैं। नोआ अब 6 साल का हो चुका है और अभी भी इसका लेवल 1 ही है। नूब साला। जिसके बाद ये झिरकांडा बच्चा नाश्ते में पोहे और जलेबी लपेटता है। अरे मध्य प्रदेश से है ना। तभी इसकी एक दासी एवलिन इसे बताती है इनके क्राउन प्रिंस एल्बर्ट और 4th प्रिंस हेनरी इससे मिलने यहाँ आए हुए हैं। नोआ अपना पोहा छोड़कर उनसे मिलने जाता है और जाते ही उन्हें ग्रीट करता है। तभी एल्बर्ट बताता है ये अपने प्यारे से टिल्ले से भाई के लिए एक गिफ्ट लाया है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावना लगता है। इससे एक बहुत डार्क और नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है और ये बंदा जो इसे उठाकर यहाँ तक लाया था, इसकी भी हालत खराब हो जाती है सिर्फ इस कॉफिन की नेगेटिव एनर्जी से ही। ये देखकर नोआ भी डर जाता है कि इसका वड्डा प्रा एदले सुकुना दी उंगली तो नहीं ले आया। पर असल में ये एक कर्स्ड स्वॉर्ड है, जिसका नाम लीवाइथन है और ये अपना मालिक खुद चुनती है। इसने आज तक 120 लोगों की जान ले चुकी है, जिन लोगों ने इसे जबरदस्ती इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। नोआ इसे उठाता है और गिराने ही वाला था, पर संभाल लेता है। एल्बर्ट बताता है बहुत से लोग तो इसे उठा भी नहीं पाते, पर नोआ काफी स्ट्रॉन्ग है जो इसे उठा पा रहा है और अब तक जिंदा भी है। ये दोनों प्रिंस यहाँ से चले जाते हैं और नोआ सोचता है अबे ये भाई है कि दुश्मन है, साला भाई ही फील्डिंग सेट कर रहा है मेरी। अब शाम को नोआ अपनी मेड जोई के साथ कहीं जा रहा था, तभी ये नोटिस करता है जोई कुछ ठीक नहीं लग रही और उससे पूछता है सब ठीक तो है ना। जिस पर जोई बताती है उसके गाँव में बाढ़ आ गई है और इनके खेत खलियान सरसों की फसलें सब बर्बाद हो गई। वहाँ इसकी बेचारी माँ भूख और गरीबी से मर रही है, इसलिए ये सोच रही है ये यहाँ का काम छोड़कर रिलीफ पर नाचेगी। महीने के 2 कोलैप्स तो इसे मिल ही जाएंगे और इनका घर चल जाएगा। नोआ तुरंत ही इसे मना करता है और अपनी माँ को यहाँ लाने बोलता है, क्योंकि अब ये इन दोनों को कोलैप देगा और इनका घर चलाएगा। ये सुनकर जोई इमोशनल हो जाती है और बेचारी रोने लगती है। तभी यहाँ नोआ का बटलर डायलन आता है। नोआ इसे ऑर्डर देता है कि ये जोई का पूरा गाँव 200 ही खरीद ले और वहाँ के लोगों की मदद करे। और डायलन बताता है इनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि ये लोग पूरा गांव खरीद पाए। पर नोआ कहता है उसे जो जमीन पिताजी ने दी है ये लोग उसे बेचकर 200 खरीद लें। पर इस बात से राजा जी नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि नोआ ये सब उनसे बिना पूछे कर रहा है। पर नोआ को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक प्रिंस होने के नाते का पहला काम है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना और उनकी जरूरतों को पूरी करना। अब अगले दिन ये लोग पैसे वैसे लेकर 200 जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी यहाँ हेनरी आता है और नोआ को अकेले में ले जाकर पूछता है क्या ये अपने साथ लीवाइथन को भी ले जा रहा है, जिस पर नोआ हामी भरता है और हेनरी इसे सचेत करता है बालिके आप इस तलवार को अपने साथ ले तो जा रहे हैं, परंतु इस बात का विशेष ध्यान देना कि आप इसका उपयोग ना करें, क्योंकि इसने अभी तक आपको अपना मास्टर नहीं माना है, तो कहीं यह आपको मार कर अपना बॉडी काउंट ना बढ़ा ले। इतना कहकर हेनरी यहाँ से चले जाता है। ये लोग भी 200 के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं गाँव की हालत मेरी मेंटल हेल्थ से भी ज्यादा खराब हो रखी थी। इस बाढ़ ने लोगों के घर, गमले, खेत, फसल, मछली बाजार सब कुछ तबाह कर दिया था। अब नोआ और जोई अपनी गंदी शक्ल छुपाकर गांव के लोगों को ढूंढने जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं गवर्नर यहाँ के लोगों में खाना बंटवा रहा है ताकि ये लोग एटलीस्ट जिंदा तो रहें। नोआ भी इस खाने को टेस्ट करता है और एक ही कौर में इसे उल्टी होने लगती है। तभी यहाँ वही गवर्नर गैरल आता है, जिसको यहाँ खाना बंटवाने का काम मिला है। ये यहाँ बस चेकिंग के लिए आया था और खाना देखकर अपनी नाक बंद कर लेता है। पर हाँ, इसके घर में इसके लिए बटर चिकन और नान पहले से बना हुआ है। अरे ये तो हमारे साथ भी होता है।
नोआ इसके पास जाता है और इससे सवाल करता है कि जब इसे इतने पैसे मिल रहे हैं तो ये लोगों को इतना सड़ा 4 दिन पुराना खाना क्यों खिला रहा है। अब सच्चाई इसे कड़वी लग जाती है और नोआ पर हमला करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और एक ही स्लाइस में नोआ को फिर से रीइंकार्नेट करने ही वाला था। तभी नोआ अपनी स्वॉर्ड लीवाइथन को समन करता है जो कि उड़ते हुए सीधा इसके हाथों में आती है, पर अगले ही पल ये स्वॉर्ड नोआ पर काबू करने की कोशिश करती है। नोआ इससे बात करता है और इसे समझाता है इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना है बल्कि एक साथ मिलकर बुराई के खिलाफ लड़ना है। एंड इवेंचुअली ये स्वॉर्ड नोआ की बात मान जाती है और नोआ गैरिल का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इस छोटे से बच्चे ने गवर्नर गैरिल की हत्या ही कर दी। तभी रॉयल आर्मी का नाइट कैप्टन रोबिन यहाँ आता है और इन सभी गधों को बताता है ये कोई आम बच्चा नहीं, संतरा बच्चा है, मतलब ये मीरस किंगडम का 13th राजकुमार है। ये जानने के बाद सभी लोग द ग्रेट नोआ सरजी को झुककर सलामी ठोकते हैं। नोआ सरजी की जय हो और तेरे शहर में है रुक्का बाजे राव साहब का। अब नोआ रोवन को ऑर्डर देता है अब से यहाँ पर खाना सप्लाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और याद रहे इन लोगों को ताज़ा, साफ और स्वादिष्ट भोजन ही मिलना चाहिए। ये सुनकर गांव वाले खुशी मनाने लगते हैं कि फाइनली इनका मसीहा द ग्रेट नोआ अरारात यहाँ पर आ चुका है। जल्द ही किंग को भी नोआ की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है और इसे अपने पास बुलाकर कहते हैं बेटे, तुमने जो किया सही किया। वैसे भी इस बाढ़ के चलते हमारे दुश्मन हमारे देश के कमजोर होने पर हमारा फायदा उठा सकते थे, पर तुमने उससे पहले ही सारी समस्या को खुद ही सुलझा दिया। साथ ही किंग को लीवाइथन की पावर्स के बारे में भी पता चल जाता है जिससे राजा जी तो फुल इम्प्रेस ही हो जाते हैं और फिर से इसके स्टैट्स चेक करवाते हैं और अब नोआ का वाटर मैजिक ट्रिपल एस लेवल में पहुंच चुका है। ये तो वही वाला मूवमेंट हो गया ना, एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे। और अब तो राजा जी इसी को अपनी सारी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। अब अगले दिन नोआ अपने मार्केट में घूमने जाता है जहाँ इसे छोटी नेहा कक्कर के बारे में पता चलता है और बस उसी का गाना सुनने नोआ वहाँ पहुँच जाता है। तो ये है वो सिंगर, ये अपना गाना शुरू करती है और इसे सुनने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इस लड़की का नाम एलिस है और ये बहुत अच्छा गाना गाती है। नोआ को इसका गाना बहुत पसंद आता है और ये तो उसके म्यूजिक में खो भी जाता है। तभी स्टेज पर कुछ गुंडे आते हैं और इस लड़की से पैसे मांगने लगते हैं जो कि इसके मरे हुए बाप ने इनसे उधार लिए थे। एलिस के पास जितने भी पैसे थे ये उन्हें देने को तैयार हो जाती है, पर ये नीच गलीच मोटा भैंस के कपड़े पकड़कर इससे बदतमीजी करते हुए कहता है वैसे लड़की, तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमारी जरूरत पूरी कर दे। ये तीनों इस अबला नारी को मोलेस्ट करते हैं, पर हमेशा की तरह कोई भी इसकी मदद करने नहीं आता और सब कायरों की तरह अपना मुंह नीचे करके बैठे रहते हैं। तभी नोआ सामने आता है और इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर इस मोटे भैंस को गुस्सा आ जाता है और नोआ पर हमला करने ही वाला था। तभी नोआ अपनी स्वॉर्ड से इन तीनों पर हमला कर देता है और ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद नोआ एलिस के पास जाता है और इसकी तारीफ करते हुए इससे पूछता है क्या रैपर्स लोग पैसे कमा पा रहे हैं, ये दिन के कितने कमा लेती है। जिस पर एलिस बताती है वैसे दिहाड़ी का रेट तो 300 रुपए ही चल रहा है। तभी नोआ इसे दिन के 500 रुपए देने को तैयार हो जाता है। बस इसे अपनी कला को दबा कर नहीं रखना है, इसे इसी तरह से परफॉर्म करते रहना है और खुद को बेटर करना है। ये सुनकर एलिस खुश हो जाती है और बेचारी रोने लगती है, बोला था ना नेहा कक्कड़ है। जिसके बाद नोआ वापस घर जाता है जहाँ इसे इसका बड़ा भाई हेनरी मिलता है और अब इसे भी एलिस के बारे में पता चल चुका है। नोआ बताता है उसे एलिस में कुछ खास नजर आया जो कि वो अपने पिताजी श्री श्री किंग जी के सामने पेश करना चाहता है। ये देखकर हेनरी इम्प्रेस ही हो जाता है कि अदा छोटा भरा इन्ना वड्डा वड्डा सोचता है। हालांकि नोआ के और भी भाई हैं पर वो भी इतने स्मार्ट नहीं है जितना नोआ है। साथ ही हेनरी इससे इसकी स्वॉर्ड के बारे में भी पूछता है और नोआ बताता है वो अपनी स्वॉर्ड को हमेशा अपने पास अपने आस्तीन में छुपा कर रखता है, बिल्कुल आस्तीन के सांपों की तरह, और ये इसे कभी भी समन कर सकता है। ये देखकर हेनरी और भी ज्यादा इम्प्रेस और हैरान रह जाता है। फिर से वही वाला मूवमेंट हो गया ना, एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे। एंड ये तलवार 200 सालों तक एक कॉफिन में बंद थी और नोआ ने इसके प्रीमियम फीचर्स भी अनलॉक कर दिए हैं। और तेरे शहर में है रुक्का बाजे राव साहब का।
जिसके बाद शाम को नोआ एक पार्टी में जाता है, जहाँ जाते साथ ही सभी की नजर सिर्फ नोआ पर ही थी। सभी लोग द ग्रेट 13th प्रिंस ऑफ मीरस किंगडम नोआ अरारात को ही देखते रहते हैं, और जैसे ही इन्हें लीवाइथन के बारे में पता चलता है, इन सभी के होश तितलियों की तरह उड़ जाते हैं। तभी भीड़ के बीच में से एक बंदा कहता है, तुम लोग भी ना इस बच्चे से इम्प्रेस हो रहे हो। अरे इसने तो वो खिलौने वाली तलवार पकड़ी है, प्लास्टिक की, तो 20 रुपए में नहीं मिलती। अब ये बात नोआ भी सुन लेता है, पर इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसकी स्वॉर्ड लीवाइथन को फर्क पड़ जाता है। हाँ, सीधी सी बात है, भाई को प्लास्टिक का बोल दिया। अब लीवाइथन अपना डार्क ऑरा रिलीज करती है, जिस वजह से यहाँ मौजूद सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है, और ये बंदा तो डर के नीचे ही गिर जाता है। अभी नोआ लीवाइथन को शांत कराता है, और अब सभी को यकीन हो जाता है कि ये रियल लीवाइथन है, प्लास्टिक की नहीं, और नोआ ही इसका असली मास्टर है। अब चारों तरफ नोआ के ही चर्चे होते हैं, और इसके लिए तालियां ही तालियां बजती है। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके सामने आते हैं और नोआ से मिलते हैं, ताकि ये 13th प्रिंस की नजरों में आ सके। इसी बीच नोआ के सामने एक बंदा बायरन एलन भी आता है, जो कि एलन कंपनी का मालिक है। इसके साथ इसकी बेटी सिंडी स्वीनी भी है। नोआ इसे देखकर ही समझ जाता है कि ये इसकी सगी औलाद नहीं है, और एलन ने इसे कचरे के ढेर से उठाया है। अब बायरन असलियत बताता है कि इसने सिंडी स्वीनी को स्लेव की तरह खरीदा था, पर इसका दिमाग और चाल ढाल अच्छा होने की वजह से बायरन ने इसे गोद ले लिया और अपनी बेटी की तरह ही पाल रहा है। बायरन नोआ से और नोआ बायरन से इम्प्रेस हो जाते हैं। जीत लिया ना फिर से दिल। अब नोआ बायरन को अपने मेंशन में इनवाइट करता है, और ये देखकर आसपास के बाकी लोग बायरन से जलने लगते हैं। सालो जलो मत, बराबरी करो। अब अगले दिन नोआ फिर से बाजार जाता है, क्योंकि इसके पास पढ़ाई लिखाई काम धंधा तो है नहीं, साला बेरोजगार। अब इसी दौरान नोआ को 8th प्रिंस ऑस्कर अरारात मिल जाता है, और ये यहाँ कोयले की खदान में हीरा ढूंढने आया है। मतलब इस मार्केट में कुछ काम का ढूंढने आया है, और ये अपने साथ नोआ को भी ले जाता है। ये लोग बहुत सारी दुकानें जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, पर इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। अभी नोआ को एक किताब मिलती है, द ग्रेट जादूगर एंड्रिया की किताब, और नोआ इसे तुरंत ही खरीद लेता है। तभी इस किताब के अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है। ये देखकर नोआ और ऑस्कर दोनों ही हैरान रह जाते हैं। दरअसल ये एक जादूगर की आत्मा होती है, जिसे इस किताब में कैद कर दिया गया था। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पर लीवाइथन से ज्यादा नहीं। ऑस्कर नोआ को भागने बोलता है, पर नोआ इसकी तरफ फट्टू नहीं है, और अपनी सोर्ड से एक ही बार में इसे काट कर रख देता है। कर दिया ना फिर से इम्प्रेस, जीत लिया ना दिल। तभी यहाँ एक मर्चेंट एलेक्स आता है, और इन दोनों को एक बेशकीमती चीज दिखाना चाहता है, जो कि है ये रिंग। ये रिंग भी लीवाइथन की तरह अपना मालिक खुद चुनती है, पर एलेक्स ने इसे जितनी बार भी बेचा, सभी लोगों ने इसे वापस कर दिया, और अब एलेक्स इससे बस पीछा छुड़ाना चाहता है। नोआ इस रिंग को पहन कर देखता है, और इस रिंग से तुरंत ही एक लाल रोशनी निकलती है, और अब इस रिंग ने नोआ को अपना मास्टर चुन लिया है। इसके बाद ये रिंग खुद से ही नोआ की बॉडी पर एक आर्मर बना देती है, और इस बार रिंग ने नोआ का दिल जीत लिया, और नोआ इस रिंग को खरीद लेता है। जिसके बाद ऑस्कर इसे जोई के पास छोड़कर वापस जाने लगता है। तभी वो कल वाला भैंस आकर नोआ पर हमला कर देता है, पर नोआ की रिंग तुरंत ही एक शील्ड बनाकर नोआ को प्रोटेक्ट कर लेती है, और इनका गार्ड उस गुंडे को भी पकड़ लेता है। अब ऑस्कर पूछता है, आखिर नोआ ने इतनी जल्दी अपने सामने एक शील्ड कैसे बना ली? जिस पर नोआ बताता है उसने लीवाइथन से रिंग को कनेक्ट कर दिया है वायरलेस ब्लूटूथ के थ्रू, और अब ये दोनों मिलकर नोआ को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद ऑस्कर को टाटा बाय बाय करके नोआ फिर से नेहा कक्कर का गाना सुनने जाता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तभी ऑडियंस के बीच में से एक अधेड़ उम्र का नीच आदमी सामने आता है, और एलिस को दारू पे इनवाइट करता है। जलन में एक और आदमी सामने आता है, ये लड़की तो मेरे साथ जाएगी, उसको पहले मैंने देखा था। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी नोआ बीच में आकर इन दोनों को रोक देता है, और इन दोनों को लीवाइथन का झटका देकर यहाँ से भगा देता है। जिसके बाद नोआ इस क्लब के ओनर से पूछता है, जब दरुए लुच्चे यहाँ आकर औरतों से इतनी बदतमीजी करते हैं, तुम उन्हें घुसने ही क्यों देते हो? जिस पर ओनर बताता है, ओ साहब जी, इन दरुओं की वजह से ही मेरा धंधा चलता है, उनके अलावा कोई गाना सुनने नहीं आता, सब बस लड़की छेड़ने आते हैं। और अब नोआ इसके क्लब को ही खरीद लेता है, ताकि एलिस को कोई परेशान ना करे। एलिस इसका शुक्रिया अदा करते हुए पूछती है, आखिर नोआ इसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है, कहीं ये इसे पसंद वसंद तो नहीं आ गई?
सर की साले। जिस पर नोआ बताता है वो एलिस के टैलेंट को देख पा रहा है और इसे अपने पिताजी के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, पर इस चीज के लिए एलिस अभी तैयार नहीं है और उसे और मेहनत करनी होगी। ये सुनकर एलिस फुल इम्प्रेस हो जाती है और रोते हुए इसका शुक्रिया अदा करती है और इसे एक और गाना सुनाती है, तेरी मेरी तेरी मेरी माँ की आँख। अब अगले दिन सुबह सुबह नोआ से मिलने एक नन्हा मेहमान आता है। मेरे अंकल जी की 14वीं औलाद नहीं, एक जवान आदमी जिसका नाम मार्ली है और ये नोआ के गांव अल्मेरिया के पास स्थित होलजॉय से आया है। और क्योंकि होलजॉय के आसपास मेरे आंसुओं की नदियां बहती हैं, तो नोआ इसे वहां की बाढ़ के बारे में पूछता है। मार्ली बताता है बाढ़ की सिचुएशन बहुत खराब है क्योंकि इन्हें सरकार से पैसे ही नहीं मिल रहे हैं जिससे ये लोग अपने खाने पीने का इंतजाम कर पाए। दरअसल ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब जो देश के पैसों का लेन देन करता है, वो ही बीच से घपला कर रहा है। नोआ मार्ली के साथ सीधा उसके पास जाता है और इससे डायरेक्टली पूछता है कि होलजॉय तक पैसे क्यों नहीं पहुंच रहे। जिस पर ये खुसड़ बुढ़ा तरह तरह के बहाने बनाने लगता है। राजा जी ने इनका टैक्स तो माफ कर दिया, फिर इनको काहे के पैसों की जरूरत। नोआ इससे डायरेक्टली पूछता है इन लोगों तक पैसे क्यों नहीं पहुँच रहे, जिस पर ये बुढ़ा बहाना देता है, आपको तो पता है राजा जी की उम्र बढ़ती जा रही है और अब उन्हें थोड़ी छुट्टियों की जरूरत है और वो इतनी गर्मी में राजस्थान में माटी बांधे पेंजड़ी करने तो जाएंगे नहीं, शिमला मनाली ही जाएंगे ना, तो उसके लिए बजट तो ऊपर ही जाएगा, इसीलिए मैंने इनका पैसा रोका है। अब नोआ इससे पूछता है क्या इसे ऐसा करने के लिए राजा जी ने कहा है, जिस पर ये ना में जवाब देता है। और अब नोआ इसकी पोल खोलने राजा जी के पास जाने लगता है और अब ये खुसड़ बुढ़ा लाइन में आ जाता है। अपने घुटनों पर बैठकर नोआ से भीख मांगता है, सर जी छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, प्लीज ऐसा मत करो, मेरी नौकरी चले जाएगी तो मैं बीबी को पार्लर कैसे ले जाऊंगा, मैं अभी सारे पैसे भेजता हूँ, आप चिंता मत करो। और ये बुढ़ऊ यहाँ से भाग जाता है, जिसके विपरांत मार्ली नोआ का शुक्रिया अदा करता है और ये खुद भी हैरान था कि इतने छोटे बच्चे ने इतना बड़ा मैटर खुद ही सॉल्व कर दिया। जिसके बाद राजा जी नोआ को अपने पास बुलाते हैं और अब तक इन्हें भी सारा मामला पानी पता चल चुका था। नोआ के पिताजी इसके सर पर हाथ रखते हुए इसकी तारीफ करते हैं कि इसने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लिया, वो भी इतनी कम उम्र में। साथ ही इसने लिवाइथन को भी कंट्रोल कर रखा है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है। पर अब नोआ को एक बेहतर तलवारबाज बनाने के लिए राजा जी ने इसके लिए एक ट्रेनर डेमियन को हायर किया है, जो कि इस पूरे किंगडम का सबसे बेहतरीन तलवारबाज है। पर सबसे पहले डेमियन नोआ का एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहता है, क्योंकि वो देखना चाहता है आखिर 13th प्रिंस इस खेत की मूली है। इन दोनों के बीच बैटल होती है और नोआ कुछ ही सेकंड्स में डेमियन को ही हरा देता है। डेमियन राजा जी से माफी मांगता है, सर जी मुझे माफ कीजिएगा, आपके पुत्र को पहले से ही सब कुछ आंदा है, मैं हुण की सिखाऊंगा, मैनू माफ करी राजा मेरी ये, इस जन्म तेरे काम ना आया मेरी सॉरी गाइस। अब इस चीज से राजा जी अपने पुत्र से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वही बात हो गई ना, ये तो दिल कितनी बार जीतोगे। और अब राजा जी इसे नाइट सिलेक्शन एग्जाम का जज ही बना देते हैं। नोआ भी खुशी खुशी इस अफसर को स्वीकार कर लेता है। तो इस एग्जाम में किंगडम के कोने कोने से लोग आते हैं और रॉयल आर्मी में भर्ती होने के लिए दिल्ली पुलिस का फार्म भरते हैं। इनके कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जिनका सारा जिम्मा अब नोआ के सर पर है। नोआ राजा जी से रिक्वेस्ट करता है कि ये एग्जाम यही कैपिटल में होना चाहिए, क्योंकि इसमें इसका ही फायदा छुपा है। दरअसल नोआ अपने लिए काबिल नाइट्स ढूंढ रहा है जिनसे इसे प्रोटेक्शन मिले और इसका लेवल अप हो सके। लोग रैंक पुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। अब राजा जी भी इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद नोआ अपने नौकरों के साथ सारी तैयारियां करना शुरू कर देता है। अब देश भर से लोग आएंगे तो उनके रहने खाने का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद नोआ बायरन से मिलता है और ये चाहता है सारे कैंडिडेट्स के खाने की जिम्मेदारी इसे दी जाए, पर ऐसा करने से बहुत खर्चा हो जाएगा। पर बायरन जैसा कंजूस लालची इंसान ऐसा काम फ्री में तो करेगा नहीं, इसका कोई ना कोई फायदा जरूर छुपा होगा। जिस पर बायरन बताता है जैसे नाइट एग्जाम होता है वैसे ही मेड्स का एग्जाम होता है और ये अपनी बेटी को पैलेस की मेड बनाना चाहता है ताकि इसे अंदर की इंफॉर्मेशन मिल सके। कितना चालाक है ये बायरन। अब नोआ इसकी बात मान जाता है, पर इसकी एक शर्त है कि जिसे ये चुनेगा उसे ही पैलेस में काम मिलेगा। बायरन को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती, पर फिर भी नोआ को शक होता है क्योंकि ये साला चमन छपरी शक्ल से ही धोखेबाज है। छपरी साला। अब शाम को घर वापस
वापस जाते वक्त नोआ अपने स्टैट्स देखता है और अब इसके वाटर मैजिक से एक एस गायब हो चुका है, जिसका मतलब अल्मेरिया में कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद नोआ राजा जी के पास जाता है और इसे पता चलता है अल्मेरिया में कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। राजा जी इसे ही उनसे निपटने बोलता है, पर नोआ इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि ये अभी 1.5 फुटिया बौना है, जिसकी बात वहाँ कोई नहीं सुनने वाला। इसलिए ये चाहता है कि वड्डे ब्रा हेनरी नो भेजा जाए। अब ये दोनों भाई दोनों तबाही अल्मेरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में अचानक से लिवाइथन एक्टिवेट हो जाती है और नोआ समझ जाता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दया नोआ बाहर निकलता है और इसे गुंडों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है, पर नोआ बड़ी ही आसानी से इन सभी को हरा देता है। और ये देखकर हेनरी अपने छुटकू से भाई से फिर से इम्प्रेस हो जाता है। जीत लिया ना फिर से दिल। अब अगले दिन नोआ बायरन से मिलता है और इसे अल्मेरिया के आसपास के इलाकों के सारे घोड़े खरीदने का ऑर्डर देता है, क्योंकि जब उन गुंडों के पास ना रहेंगे घोड़े, ना रहेगी हॉर्स पावर और वो हमला करने भी नहीं जा पाएंगे। नोआ की इतनी तेज बुद्धि देखकर बायरन की बुद्धि खुल जाती है और नोआ से इम्प्रेस होकर इसकी तारीफों के पुल बांधने लगता है। जीत लिया ना फिर से दिल। जिसके बाद किंग को भी इस बारे में पता चल जाता है और अपनी 13वीं औलाद की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। इसने इतनी कम उम्र में इतना सब सीख लिया, ये इतनी बड़ी सिचुएशन को इतनी आसानी से हैंडल कर पा रहा है। राजा जी इसके सर पर हाथ रखकर इसे शाबाशी देते हैं, साथ ही इनाम के तौर पर इसके पर्सनल झंडे में एक स्वॉर्ड ऐड कर देते हैं, जो कि नोआ के लिए बहुत गर्व की बात है। अब इसके बाद नोआ बायरन से मिलता है, जिससे ये घोड़े खरीदने के बारे में ही बात कर रहा था। बायरन बताता है नोआ के प्लान की वजह से ये लोग काफी हद तक गुंडों को रोक पाए हैं। तभी यहाँ जोई आती है और बताती है गेट पर एक जख्मी सोल्जर आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया है। ये सोल्जर अल्मेरिया से आया है और काफी ज्यादा जख्मी भी है। ये नोआ को बताता है अल्मेरिया में गुंडों ने हमला कर दिया है और ये सोल्जर जैसे तैसे उनसे बचते बचाते यहाँ तक आया है नोआ को ये खबर देने। नोआ इसका शुक्रिया अदा करता है और जोई को इसका इलाज करने बोलता है। साथ ही नोआ इससे इम्प्रेस होकर इसे बहुत सारे पैसे इनाम के रूप में भी देता है। पर ये बात बायरन को हजम नहीं होती कि जब नोआ को ये बात पहले से ही पता थी तो ये फालतू में इसे पैसे क्यों दे रहा है। दरअसल नोआ इसे इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे नहीं दे रहा, बल्कि इस सोल्जर की ईमानदारी और लॉयलिटी के लिए दे रहा है। ये सोल्जर मरने की कगार पर है, पर फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना नोआ को इन्फॉर्मेशन देने यहाँ तक आया और नोआ को मालूम है ये बंदा आगे चल के इनके बहुत काम आएगा। अब शाम को नोआ अकेला होता है, तभी उसके पास जोई आती है और अपने घुटनों पर बैठकर नोआ को बताने लगती है उसे किसी अनजान इंसान ने ये नींद की गोलियां दी है, जो कि इसे नोआ को खिलानी है और इसके बदले में जोई को पैसे भी मिलेंगे। पर जोई नोआ को धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरे एक्स की तरह गद्दार नहीं है ना, गद्दार साला। और ईमानदारी से इसे सारी बातें बता देती है। भी जोई रोने लगती है, क्योंकि अगर इसने ये दवाई नोआ को नहीं खिलाई तो वो लोग जोई को ही मार देंगे। जोई फंस चुकी है और उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। इस काम के जोई को 5,000 रुपए मिल रहे थे और नोआ इसकी लॉयलिटी पर 50,000 रुपए देता है। ये जोई बहुत स्मार्ट है, इसने सुबह देखा था कि नोआ ईमानदारी पे पैसे बांटता है, इसलिए पैसे लूटने के लिए ये ड्रामा कर रही है। अब नोआ इसे अपना प्लान बताता है कि वो ये दवाइयाँ खा लेगा और जोई अपना काम कर देगी, तो वो लोग इसे नहीं मारेंगे। बाकी की चीजें नोआ खुद संभाल लेगा। जोई ऐसा ही करती है, ये नोआ को दवाइयाँ देकर बेहोश कर देती है। फिर गुंडे आकर इसे उठाकर ले जाते हैं और रास्ते में रुककर चाय वगैरह पीते हैं। ये कितनी ठंड है भाई, आप तो देख ही रहे हो। तभी अचानक से नोआ को होश आ जाता है। पास इसकी रिंग और लिवाइथन दोनों थे, जिसकी मदद से ये खुद को आजाद कर लेता है और अपनी तलवार लेकर इन लोगों के सामने लड़ने पहुंच जाता है। इन्हीं में से एक गेंडू गुंडा बहुत बकबक कर रहा था, ये बाबू की निन्नी खुल गई, बाबू को शुशु लगी होगी। तभी बाबू इसकी सुसु निकाल देता है और इसे नरक पहुंचा देता है। जिसके बाद सभी लोग नोआ पर एक साथ हमला करते हैं और नोआ इन सभी को हरा देता है। तभी यहाँ ये धोखेबाज लड़की जोई आती है और ये अपने साथ पूरी सेना लाई थी, क्योंकि इसे नोआ की चिंता हो रही थी। अच्छा, इतनी ही चिंता थी तो इसे किडनैप क्यों कराया, बढ़िया ही चालाक लड़की। अब नोआ इन सोल्जर्स को गुंडों की बॉडी को ठिकाने लगाने का काम देता है। तभी एक गुंडे के कपड़े से एक स्वॉर्ड नीचे गिरती है। इनका कमांडर उसे छूने ही वाला था, तभी नोआ इसे रोक देता है और इसके पास जाकर देखता है तो इसे पता चलता है ये एक कर्स्ड स्वॉर्ड है। इसके अंदर बहुत सारी नफरत भरी है, बिल्कुल उतनी जितनी मेरे अंदर मेरे भड़वे एक्स के लिए है। इस स्वॉर्ड से बहुत डार्क और नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, पर नोआ लिवाइथन की मदद से
से इसे भी हरा देता है, जिसके साथ साथ इसका असली मालिक उन गुंडों का सरदार भी मारा जाता है। अगले दिन नोआ अपने पिता के सामने होता है और अगेन इसे सब कुछ पता चल चुका है और अपने बेटे की तारीफ करता है। इसने फिर से बहुत अच्छा काम किया। इसने 2 दिन में ही सारे गुंडों का खेल खत्म कर दिया। दूसरी तरफ हेनरी ने भी अल्मेरिया जाकर गुंडों के ग्रुप को जड़ से खत्म कर दिया। सभी गुंडे पकड़े जाते हैं और एक सभा बैठती है जिसमें ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन गुंडों को क्या सजा देनी चाहिए। राजा जी कहते हैं इन सभी को चुन चुन कर इनकी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देना चाहिए, पर इस बात का विरोध करते हुए नोआ सामने आता है और कहता है ये गलत है। उन लोगों को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। लीडर को बीच में से काटा जाए और उनके साथियों का गलत धड़ से अलग कर दिया जाए। पर छोटे भाई बात तो सेम ही है ना, अब तरबूज चाकू पर गिरे या चाकू तरबूज पर गिरे, मरना तो गुंडों को ही है। राजा जी अगेन अपने बेटे से बहुत खुश हो जाते हैं कि इसे रूल्स भी इतने अच्छे से याद हैं। अरे ये ना स्टाइल मार रहा है पूरी सभा के सामने, उन मंत्रियों को इम्प्रेस कर रहा है ताकि अपनी बेटी का नंबर दे दे इसको। अब राजा जी इनाम के तौर पर इसे एक टाइटल देते हैं और अब इसके नाम के आगे वाइस लग जाता है, जैसे कि कुछ लोगों के आगे डॉक्टर लग जाता है, जिससे नोआ अब वाइस प्रिंस बन चुका है और सभा में बैठे सभी लोग इसकी वाई वाई करते हैं। साथ ही किंग इससे नाइट एग्जाम के बारे में भी पूछता है, क्योंकि जज तो ये ही है, इसे ही सब कुछ देखना होगा। अब नोआ अपने पिताजी के सामने बैठकर चाय की चुस्कियां मारता है और अपने चारों ओर से खुद पर हमला करवाता है। ये लोग हमला तो करते हैं पर एक भी हमला नोआ को छू तक नहीं पाता, क्योंकि इसकी रिंग ऑटोमेटिकली चारों ओर शील्ड बनाकर इसे प्रोटेक्ट कर लेती है। और ये देखकर राजा जी फिर से इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर से जीत लिया ना दिल। अरे दिल जीतने का तो बिजनेस है भाई का। तो नाइट एग्जाम में जो भी नोआ पर हमला कर पाएगा वही सेलेक्ट होगा और बिना किसी झंझट के नोआ को एक काबिल नाइट भी मिल जाएगा। राजा जी को नोआ की चिंता भी होती है कि अगर किसी ने सच में इस पर हमला कर दिया और इसे चोट लग गई तो, पर नोआ ने उसका इंतजाम भी पहले से कर रखा है। इसके बाद हम सीधा नाइट एग्जाम का दिन देखते हैं। इस एग्जाम के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं और इस एग्जाम में हिस्सा लेते हैं। यहाँ तलवारबाज, जादूगर, सभी प्रकार के लोग आते हैं, पर इनमें से कोई भी नोआ को छू तक नहीं पाता। और ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी एक लड़की सिया सामने आती है और ये बिना डरे अपनी पूरी ताकत से नोआ पर हमला कर देती है, जिसे इसकी रिंग शील्ड बनाकर रोक तो लेती है, पर सिया का हमला बहुत खतरनाक था। सिया नोआ की शील्ड को तोड़ते हुए इसके हाथ को जख्मी कर देती है। ये देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सिया को तुरंत ही बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि इसने 13th प्रिंस पर एक जानलेवा हमला किया है और अब इसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। तभी नोआ सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि सिया को छोड़ दिया जाए और नोआ इसे नाइट एग्जाम का विनर घोषित कर देता है। किसी को समझ नहीं आता कि नोआ आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। वो एक धोखेबाज गद्दार को अपना नाइट क्यों बना रहा है। मैं बताऊं, क्योंकि ये लड़की है और नोआ साला ठगी है, इसे अपने चारों ओर लड़कियां चाहिए। अब नोआ सिया के साथ अकेले होता है और इससे पूछता है आखिर इतनी मजबूत तलवार इसे कहाँ से मिली, जिस पर ये बताती है ये स्वॉर्ड इनकी पुश्तैनी स्वॉर्ड है, जो कि इसे अपने दद्दू से मिली है। साथ ही इसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि इसकी वजह से नोआ जैसे छोटे चिरकुट बौने को चोट लग गई। तभी नोआ इसे दोबारा हमला करने का ऑर्डर देता है। 13th प्रिंस का ऑर्डर मानते हुए सिया इस पर हमला कर देती है, पर इस बार ये नोआ को एक खरोच तक नहीं दे पाती और नोआ इसे बताता है सिया इस पर हमला इसीलिए कर पाई क्योंकि नोआ ने उसे करने दिया। नोआ ने इसे जानबूझकर जिताया है क्योंकि उसे इसकी आंखों में वो साहस एवं इसमें वो बेडर होने की क्वालिटी दिखी जो कि हर नाइट में होनी चाहिए, पर सिया के अलावा किसी भी कंटेस्टेंट में नहीं थी। सभी लोग नोआ पर डर डर कर हमला कर रहे थे सिवाय सिया के। हर की साला झूठ बोल रहा है, ये हैरम बना रहा है, इसे अपने चारों लड़कियां ही लड़कियां चाहिए। और अब सिया के आने से नोआ के स्टैट्स भी अपग्रेड हो जाते हैं। तभी यहाँ नोआ का डॉक्टर आता है क्योंकि हमारे छोटे बाबू को चोट लग गई। ये देखकर सिया बताती है इसके गाँव में इतनी सुविधा नहीं है कि लोग इतनी जल्दी डॉक्टर को बुला पाए, बहुत सारे लोगों की जान ऐसे ही चले जाती है। ये सुनकर नोआ को बहुत बुरा लगता है और एक अच्छे शासक होने के नाते ये सिया के गांव के बच्चों को बिना नीट का एग्जाम क्लियर किए इसी डॉक्टर के पास इंटर्नशिप दिला देता है। सिया तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करती है। अब अगले दिन सुबह सुबह नोआ की सारी मेट्स काम धंधा, झाड़ू पोछा, चाय बनाना छोड़कर नोआ की शादी के सपने सजाने लगती हैं कि इसकी वाइफ कैसी होगी, ये चालाक है तो क्या इसे चालाक बीवी मिलेगी। पर अभी तो नोआ सिर्फ 6 साल का है। भाई हम लोग राजस्थान में नहीं है तो बस बच्चों की शादी करानी है।
अब शाम को नोआ एक पार्टी रखता है जिसमें ये सभी को एलिस का गाना सुनाता है और इसने बायरन को भी इनवाइट किया हुआ है क्योंकि इसी की मदद से नाइट एग्जाम इतनी स्मूथली कंडक्ट हो पाए हैं। सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर ही रहे थे तभी नोआ को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अल्मेरिया के गुंडे खत्म नहीं हुए हैं, वो बस शांत है। और उसी की जानकारी लेने नोआ का कोई शुभ चिंतक डिटेक्टिव बनकर वहाँ गया हुआ है। नोआ समझ जाता है ये हो ना हो वही घायल सोल्जर है जिसे नोआ ने उसकी लॉयलिटी पर इनाम दिया था और वो ये सब नोआ के पैसों की कीमत चुकाने के लिए कर रहा है। पर नोआ अच्छे से जानता है ये कितना खतरनाक है। एक बार वो बंदा पकड़ा गया फिर तो उसकी निकलते तक धुलाई होगी। नोआ को उस बंदे की चिंता होने लगती है और अपने भाई हेनरी को इस बारे में खबर पहुंचाता है। कुछ दिनों में नोआ को हेनरी से लेटर का रिप्लाई मिल जाता है और असल में वो बंदा पकड़ा जाता है जिसके बाद उसे बहुत मारा पीटा गया ताकि वो सारी सच्चाई उगल दे। पर वक्त रहते बड़े भरा हेनरी ने उसे बचा लिया। बट अभी भी उस बंदे की हालत बहुत खराब है, इतनी ज्यादा कि वो होश में भी नहीं आ रहा। नोआ को इस बंदे के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि इतने होनहार, काबिल और लॉयल सोल्जर को ये ऐसे ही नहीं खो सकता। नोआ अल्मीरिया में मैसेज भेज देता है कि चाहे जो हो जाए उस भले मानुस को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके इलाज में बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया जाए, फिर चाहे इसमें कितना भी पैसा क्यों ना खर्च हो। प्यार देख रहे हो छोटे का। अब अगले दिन नोआ सिया के साथ मार्केट जाता है और ये दोनों एलेक्स की दुकान पर जाते हैं बर्थडे पर हेनरी के लिए गिफ्ट लेने, क्योंकि इन दिनों उसने नोआ की बहुत मदद की है। एलेक्स इन्हें बहुत सारे कीमती आइटम्स दिखाता है जो कि सच में बहुत सुंदर होते हैं। पर इन सबसे सुंदर भी कुछ है, ये गॉडेस का स्टैचू जो कि पूरे कांच का बना हुआ है और ये ट्रेजर इतना रेयर है, इसके जैसा दुनिया में सिर्फ एक है। मतलब ये टोटल 2 स्टैचूज हैं। नोआ को ये बहुत पसंद आता है और इसे ही फाइनल करता है बड़े भाई हेनरी को गिफ्ट देने के लिए। तभी यहाँ ऑस्कर आता है जो कि नोआ से स्टैचू के बारे में पूछता है और नोआ इसे सारी बातें बताता है। तभी ऑस्कर बताता है इसका जो दूसरा स्टैचू है वो ऑस्कर के ही पास है। ये सुनकर नोआ स्टैचू को उठाता है और इसे तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, ये झिंगुर पागल हो गया क्या, कुछ भी करता रहता है। पर असल में ये पागल नहीं, सबसे स्मार्ट है। कोई भी चीज जितनी कम होती है वो उतनी रेयर होती है और उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। और क्योंकि अब ऐसा स्टैचू सिर्फ एक है और ऑस्कर के पास है तो उसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई। नोआ एलेक्स को स्टैचू के पैसे भर देता है और हेनरी के लिए कोई दूसरा गिफ्ट ले लेता है। जिसके बाद ये दोनों वापस घर जाने लगते हैं। अभी सिया पूछती है नोआ ने उस स्टैचू को क्यों तोड़ा, वो तो ऑलरेडी बहुत कीमती खजाना था, किसी और की कीमत बढ़ाने के लिए उस स्टैचू को तोड़ना नहीं था। जिस पर नोआ इसे समझाता है वो तो बस एक कांच का टुकड़ा है, खजाना तो वो लोग होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर मुझ तक संदेश लाते हैं और मेरी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। वो लोग जो मेरे प्रति लॉयल और ईमानदार हैं, वो लोग होते हैं असली खजाना। और सिया भी उन्हीं में से एक है। ये सुनकर इसके होश ही उड़ जाते हैं और ये लड़की खुशी से पागल होकर झूमने लगती है। ऐसे ही 6 साल और बीत जाते हैं और अब हमारा मेन कैरेक्टर छोटे टिल्लू से बड़ा टिल्लू हो चुका है और अब ये 12 साल का हो चुका है। अब ये और बड़े बड़े काम करेगा जो देखने के लिए आपको सेकंड पार्ट का इंतजार करना होगा। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।